भवतु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आईसीटी हम पढ़ रहे थे। तो हमने नेटवर्क के बारे में पढ़ लिया था। उस नेटवर्क के संबंधित ही कुछ डिवाइसेस हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है एमएस ऑफिस, उसके बारे में हम आज मेन डिस्कशन करेंगे। तो नेटवर्क में पहला जो आता है वो आता है एनआईसी। एनआईसी को बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है आपको। ये एनआईसी है क्या? एनआईसी, जैसे कि आपके कंप्यूटर में अलग अलग जो भी पार्ट्स हैं, हार्ड पार्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हो, टेंजिबल पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हो, तो उसी तरह का एक हार्डवेयर कंपोनेंट है ये। जैसा कि इसके नाम में है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो एक कार्ड की तरह होता है ये, जो आपके कंप्यूटर को किसके साथ कनेक्ट करता है? किसी नेटवर्क के साथ। ठीक है। तो एनआईसी इज ए हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज ए कंप्यूटर टू कनेक्ट टू ए नेटवर्क। इसी के माध्यम से कंप्यूटर जो है किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर पाता है। अगर इस कार्ड को निकाल दें तो कंप्यूटर कनेक्शन नहीं बना पाएगा किसी नेटवर्क के साथ। प्रोवाइडिंग द नेसेसरी इंटरफेस फॉर कम्युनिकेशन ओवर बोथ वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क। चाहे वो वायर्ड नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट करना हो उस कंप्यूटर को, या फिर किसी वायरलेस के माध्यम से कनेक्ट करना हो उसको, नेटवर्क को, तो एनआईसी का एक हार्डवेयर कंपोनेंट उसमें डाला जाता है। तो सिंपल सा है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि एनआईसी का काम क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। फिर दूसरा आता है मॉडेम। मॉडेम का मैंने आपको बता भी दिया था पहले। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हैंड रेज करो किसको पता है मॉडेम की फुल फॉर्म। हाँ जी केशव। सर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है, पूछी जाती है। ए मॉडेम, मॉड्यूलेटर या फिर डीमॉड्यूलेटर, क्या काम करता है? ये कन्वर्ट करता है डिजिटल डेटा को किसी भी कंप्यूटर से इनटू एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है। यहाँ पर ऊपर अलग से भी लिख देता हूं मैं, जो डिजिटल डेटा है उसको ये एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है। यही इसमें आपको ध्यान रखना है। फॉर ट्रांसमिशन ओवर टेलीफोन लाइंस एंड वाइस वर्सा। ठीक है। ये काम मान लिया है मॉड्यूलेटर का कि कौन सा, कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। डी मॉड्यूलेटर का क्या काम होगा? जो एनालॉग को वापस से डिजिटल में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। तो बोथ डायरेक्शन में ये कन्वर्जन करता है। अगर डिजिटल डेटा है तो उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। इनेबलिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी को ये इनेबल करता है, सक्षम बनाता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए। हाँ जी सौरभ। सर एनालॉग्स क्या होते हैं? एनालॉग आप ऐसे मान सकते हो कि एक तो होता है डिजिटल आपका वॉच। अभी जो आती है नंबर्स आपको उसमें दिखते हैं, डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच जो आती है। एक आती है जैसे जो एनालॉग होती है जिसमें सुइयां होती हैं अलग अलग। ठीक है। अच्छा। डिजिटल डेटा आपका हो गया कि जो आपके नेटवर्क पर है, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। एनालॉग मान सकते हो आपकी जो आप फिजिकल डेटा आपके पास प्रेजेंट। अच्छा, ठीक है। हार्ड कॉपी टाइप। हार्ड कॉपी नहीं, मतलब जिसको आप एक तरह से एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। डिजिटल जो मशीन आपको देती है, एनालॉग जो आप टाइप करते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये मॉडेम हो गया। इसके बाद आता है हब। हब क्या होता है? नेटवर्क हब, आपने नाम सुना होगा कभी। ठीक है। तो मतलब जो भी पहले केबल्स लगाते थे, अब तो डिश टीवी आ गए हैं, डिश लगती हैं सबके घरों पे। पहले केबल की वायर लगती थी एक, और उस केबल वायर के लिए एक पर्टिकुलर उस एरिया में एक कोई ऑफिस बनाया जाता था जिसके ऊपर बहुत सारी एंटेनाज और डिश, बड़ी बड़ी डिश लगी होती थी, आपने देखा भी होगा। ठीक है। यानी कि एक लोकल एरिया नेटवर्क में
कोई भी चीज आपको ब्रॉडकास्ट करनी है, ट्रांसमिट करनी है, या फिर किसी मल्टीपल आपको लोगों से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए एक बीच में हब बना दिया। ठीक है। तो सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हो आप इसको, कि हब इज ए बेसिक नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लैन के ऊपर ही होगा हमेशा ये। फिर इसके बाद इट ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस रिगार्डलेस ऑफ द इंटरनेट रेसिपिएंट। कि कौन इंटरनेट को रिसीव कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इससे इसको फर्क नहीं पड़ता। अगर हब्स के साथ कनेक्ट है वो, तो सारा डेटा उसको शेयर होगा। ठीक है। तो ये हो गया हब। इसके बाद आता है स्विच। स्विच का क्या मतलब है कि करता ये भी लोकल एरिया में ही है, नेटवर्किंग डिवाइस है ये भी। ठीक है, ये सारी नेटवर्किंग डिवाइस ही पढ़ रहे हैं हम अभी। तो लेकिन ये क्या काम करता है, जो ऊपर वाली थी वो करती है आईपी एड्रेस को ट्रैक, और ये करती है मैक एड्रेस को। ए स्विच इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन ए लैन लोकल एरिया नेटवर्क एंड यूजेस मैक एड्रेस टू फॉरवर्ड डेटा टू द करेक्ट डेस्टिनेशन। अब मैक एड्रेस मुझे कौन बताएगा क्या होता है? आईपी एड्रेस मैंने आपको बता दिया था। पहले तो मैक की फुल फॉर्म ही बताएंगे क्या होती है। तो इंपॉर्टेंट है ये, नोट कर लेते। मैक की फुल फॉर्म होती है मीडिया एसेस कंट्रोल। और ये मैक एड्रेस होता क्या है? जैसे कि हमारा आईपी एड्रेस था, वैसे ही ये भी एक एड्रेस होता है, यूनिक नंबर होता है इसके भी। लेकिन जो नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर हमने पढ़ा था पीछे, एनआईसी, ठीक है, वो इस नंबर को, इस मैक एड्रेस को असाइन करती है। आईपी एड्रेस हमारा क्रिएट होता है जब हम किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट होते हैं, तब हमारा आईपी एड्रेस जनरेट होता है। ये जो मैन्युफैक्चरर है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ऑफरिंग बेटर एफिशिएंसी एंड सिक्योरिटी देन हब्स। तो हब्स एक लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं, लेकिन उसमें सिक्योरिटी इतनी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर स्विच का हम यूज करते हैं, हब का, आप इसको इवॉल्विंग एक स्टेज मान सकते हो, कि हब ने थोड़ा सा विकसित होके स्विच में कन्वर्ट हो गया वो। ठीक है, डेवलप होके और स्विच में उसको कन्वर्ट कर दिया। डेवलप करके हम करते क्या है, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, उसकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो दोनों ही इसमें हब से बेटर है। एफिशिएंसी भी इसकी अच्छी है और सिक्योरिटी भी हब से ज्यादा है। तो ये है स्विच। फिर इसके बाद आता है ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल पढ़ा होगा आपने, कि ब्रिज का मतलब कि जो किसी नदी या नहर के ऊपर बना देते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या काम करता है? अब उस ब्रिज का क्या काम होता है कि जो भी एक साइड का रोड है उसको दूसरे साइड के रोड से कनेक्ट करता है वो। ऐसे ही ब्रिज का काम। अब तक हमने पढ़ लिया कि जो भी हब या स्विच थे वो किसी लोकल एरिया नेटवर्क में क्या थे, जो भी कंप्यूटर सिस्टम है, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम है, वो उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ब्रिज का क्या काम है? जो भी, कि जैसे ये एक लैन, ये सॉरी, एक लोकल एरिया नेटवर्क में या तो हब मान लो या फिर इसको स्विच मान लो, और इससे कोई 6-7 कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सिस्टम अटैच हो गए। ठीक है। अब हब नंबर 1 मान लो इसको, या फिर लैन 1 मान लो। यहाँ लैन 2 भी होगा दूसरे एरिया में, लैन 3 भी होगा तीसरे एरिया में। इन सब को जो कनेक्ट करता है और किसी एक सिंगल नेटवर्क के साथ इनको जोड़ देता है, उसको हम बोलते हैं ब्रिज। कि मल्टीपल लैन्स को जो कनेक्ट करने के काम आता है। कनेक्ट्स टू और मोर लैन्स और नेटवर्क सेगमेंट, मेकिंग देम फंक्शन एज ए सिंगल नेटवर्क। तो वो काम होता है ब्रिज का। इसके बाद आता है आपका गेटवे। गेटवे मतलब कि गेट लगाओ और रास्ता हो। ठीक है। अब इसमें तो देख लिया हमने ब्रिज में कि सिंगल नेटवर्क के ऊपर ऑपरेट होती हैं, लेकिन गेटवे में क्या होगा कि जो अलग नेटवर्क होगा, मतलब अलग अलग नेटवर्क्स को एक साथ कनेक्ट करना, तो ये गेटवे का काम। ए गेटवे एक्ट्स एज ए ब्रिज
ठीक है, ब्रिज का ही काम करता है ये। लेकिन इसमें नेटवर्क कौन से होंगे? डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होंगे, ट्रांसलेटिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर टू इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम और नेटवर्क्स। ब्रिज तक हमने देखा, ये एक के बाद एक एडवांसमेंट आ रही है आगे। ठीक है, सबसे पुराना मान लो आप, क्या था? मॉडेम, फिर हब आया, फिर स्विच, फिर ब्रिज, अब गेटवे। ठीक है, तो ब्रिज तक था हमारा कि सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल लाइंस के साथ कनेक्ट कर देना। गेटवे है कि लाइंस तो मल्टीपल ही होंगी, लेकिन नेटवर्क भी क्या होंगे? दो से ज्यादा होंगे, मल्टीपल होंगे, अलग अलग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, अब लास्ट आ जाता है हमारा इसमें राउटर। राउटर क्या होता है कि जैसे जो भी अलग अलग नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, तो अलग अलग नेटवर्क्स, अब जैसे ही आप अपना फोन का वाईफाई ऑन करते हो तो आपको उसमें अलग अलग वाईफाई के ऑप्शन दिखते हैं जो भी उस रेंज में होंगे। तो किसी में आपको दिखता है कि पूरा सिग्नल है, किसी में आपको दिखता है कि जैसे अगर मान लो चार को मैं मानूं कि फुल रेंज है इसकी, और एक में है तीन, एक में है दो, एक में है एक, तो अलग अलग, ये क्या है, अलग अलग नेटवर्क वहां पर अवेलेबल। तो राउटर क्या काम करता है कि जो बेस्ट ऑप्शन है, या फिर जो बेस्ट मेथड है, या फिर जो बेस्ट रास्ता है उसके डेटा ट्रांसफर के लिए, उसको ये राउटर सेलेक्ट करता है। ठीक है, कि मल्टीपल अगर ऑप्शन मौजूद हो तो उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ये राउटर सेलेक्ट करता है। ये राउटर डायरेक्ट्स डाटा पैकेट्स बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसफर। तो ये बेस्ट जो रास्ता है कि किस रास्ते से सबसे अच्छा रहेगा डेटा ट्रांसफर करना, तो उसको ये सिलेक्ट करता है, डिटरमाइन करता है। ठीक है? तो ये आपके हो गए हैं जो भी नेटवर्क डिवाइसेज पीछे बच गए थे, वो कंप्लीट। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शूट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूट? हम सिंपल इसको माइक्रोसॉफ्ट भी बोल सकते थे, ये शूट क्यों लिखा है इसके पीछे, क्या मतलब होता है इसका? तो इस शूट का मतलब होता है पैकेज, पूरा का पूरा पैकेज, कि कोई एक एप्लीकेशन नहीं, बहुत सारी एप्लीकेशन का एक साथ पैकेज आपको मिलता है। ठीक है, और वो बहुत सारी एप्लीकेशन कौन सी? वो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में आपने एम एस वर्ड भी यूज किया होगा, एक्सेल भी यूज किया होगा, पावर पॉइंट भी यूज किया होगा। ठीक है, और पब्लिशर भी यूज किया होगा, बहुत सारी चीजें इसमें, एक पूरा का पूरा पैकेज मिलता है आपको, कोई एक चीज आप अलग से परचेज इसमें नहीं कर सकते। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट ये फ्रीवेयर है, या फिर शेयरवेयर है, या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? तीनों में से कौन सा है, जल्दी से बताएंगे, हैंड रेज करो। ओम सुभाष, ओम पूनम। हाँ जी सौरभ। सर फ्रीवेयर होते हैं ये। फ्रीवेयर नहीं होते हैं, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, लेकिन सर ये तो इनबिल्ट होते हैं और यूज कर सकते हैं इसको तो। इनबिल्ट होते हैं, लेकिन आपके जो भी कंप्यूटर या आपने लैपटॉप परचेज किया होगा उस प्राइस में ही ऐड होता है इनका प्राइस। ठीक है, अगर वो इनबिल्ट आ रहे हैं तो। नहीं तो जिससे भी आप परचेज करेंगे तो वो इनको डाल के देता है और उसके पैसे आपसे जोड़ के लेता है। और अगर पहले से नहीं डला हुआ है, आप डलवाना चाहते हैं, तो उसके पैसे अलग से चार्ज करेगा, अगर तो वो ओरिजिनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट डाल रहा है तो। और अगर पायरेटेड है या फिर काम चलाऊ है कि उसने अपने में से ही जो फ्री में वर्जन अवेलेबल हैं, ठीक है, अलग अलग मतलब जो ऑथराइज्ड नहीं है, उनको अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आप फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल ऑथेंटिक जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट है वो पेड होता है, चाहे उसके पैसे अलग दे के आए हो आप, या फिर जो आपने परचेज किया है उसी में उसने बिना बताए आपको ऐड कर रखा हो। ठीक है, लेकिन होता ये पेड। ठीक है, अच्छा, तो ध्यान मतलब सर रखेंगे, ये पूछता इसका है मतलब। क्वेश्चन। ठीक है सर। The Microsoft Office Suite is a package of office productivity software released by Microsoft. Microsoft ने इसको बनाया है, अवेलेबल फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ये
जो आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विंडोज वाले जो लैपटॉप हैं उनमें भी काम करता है, और जो मैक आईओएस वाले हैं, एप्पल के जो हैं मैकबुक आती है, उनमें भी ये काम करता है। ठीक है। कॉमन सॉफ्टवेयर कौन से आ जाएंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे? तो पहला आता है एमएस वर्ड। वर्ड में वर्ड प्रोसेसर। एमएस एक्सेल में आपकी स्प्रेडशीट्स होती हैं। एमएस पावर पॉइंट, इसमें प्रेजेंटेशन होती है। तो ये तो है पेड। एमएस वर्ड की बात करें, जिसके आगे भी एमएस लिखा है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, तो वो पेड। तो इनके फ्री वर्जन भी अवेलेबल होते हैं। फ्री वर्जन किसने बनाए हैं? तो गूगल ने बनाए हैं। अगर आपको एमएस वर्ड पे नहीं करना है, तो सेम टू सेम उसका इंटरफेस होता है, सारे फंक्शंस उसमें होते हैं। तो गूगल डॉक्स को आप यूज कर सकते हो, ये फ्री होते हैं। और अगर एमएस एक्सेल पेड है, तो गूगल शीट क्या है? फ्री है। एमएस पावर पॉइंट अगर पेड है, तो गूगल स्लाइड क्या है? फ्री है। तो ये फ्री वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि इसका अल्टरनेट क्या है एमएस वर्ड का जो फ्री है, तो वो कौन सा है? गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल डॉक्स। ठीक। तो क्वेश्चन पूछता है स्लाइड से, तो इंपॉर्टेंट है ये बहुत, तो ध्यान रखनी है ये सारी चीजें। अब आता है हमारा स्प्रेडशीट। तो व्हाट इज स्प्रेडशीट? ए कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर वर्किंग, एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी वर्किंग विद रोज ऑफ नंबर्स इज यूज्ड स्पेशली फॉर डूइंग अकाउंट्स, यानी कि कैलकुलेशन में ये स्प्रेडशीट मेनली यूज होती है। तो कॉमन जो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हैं वो कौन से हैं? माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि एक प्रोप्राइटरी एप्लीकेशन है। और गूगल ने बनाया है गूगल शीट्स, जो कि एक फ्रीवेयर है और वेब बेस्ड है। वेब बेस्ड यानी कि किसी कोई एप्लीकेशन। लगभग सेम होते हैं जो फंक्शन पूनम इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको मिलेंगे, तो लगभग सेम टू सेम। ठीक है, 99.9% आप सेम मान सकते हो कि गूगल शीट्स में भी वही ऑप्शन आपको, और वही सारे काम आप कर सकते हो। ठीक है। तो दोनों होते हैं इसमें, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो गूगल शीट की, और वेब बेस्ड भी होता है, यानी कि ब्राउजर पे भी जाके आप गूगल शीट्स सर्च करेंगे और वहां से लिंक करके भी उसको, लिंक को ओपन करके इसको यूज कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी स्प्रेडशीट। इसके बाद आता है वर्कबुक। ए वर्कबुक इज ए फाइल दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट्स टू हेल्प यू ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है, ये भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे हम। ठीक है, मैं एक वर्कबुक आपके साथ शेयर करूंगा, और जो जो भी हमें उसमें टॉपिक्स करने हैं सारे के सारे हम करके देखेंगे। ठीक है। यू कैन क्रिएट ए न्यू वर्कबुक फ्रॉम ए ब्लैंक वर्कबुक और ए टेम्पलेट। ठीक है, कोई ब्लैंक वर्कबुक है तो उसमें से नई वर्कबुक आप क्रिएट भी कर सकते हो, या फिर उसका पहले से जो टेम्पलेट अवेलेबल होते हैं उन टेम्पलेट्स का भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है? तो ये है वर्कबुक। वर्कशीट क्या होती है? तो वर्कशीट जो हमने स्प्रेडशीट पढ़ा है उसी को हम वर्कशीट भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ सेल्स इन विच यू कैन एंटर एंड कैलकुलेट डेटा। ठीक है। अब एक एक चीज हम देखेंगे इसमें। तो ये होती है आपकी वर्कशीट। ठीक है। और वर्कशीट एक बार सारे पॉइंट्स में बता दूंगा, बाद में उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिकली इसको चीज कर भी सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट इसका नाम होता है किसी भी वर्कशीट का, वो क्या होता है? बुक वन। ऊपर आप देख रहे हो, दिख रहा है? विजिबल है सभी को? कंफर्म कीजिए एक बार। जी सर। हाँ, बाय डिफॉल्ट जो एक किसी वर्कबुक का नाम होता है वो बुक वन होता है। ठीक है। और जो सीट्स होती हैं इसमें वो अलग अलग होती हैं। पहली जो बाय डिफॉल्ट नाम होता है इसका, वो होती है शीट वन, जिस पे अभी हम हैं। इसमें कुछ डेटा एंटर मैंने इसमें कर रखा है। अगर आपको इसमें सीट ऐड करनी, तो
इस कर्सर पे जो प्लस का आइकन है यहाँ पर लेके जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, शीट को ऐड कर देंगे। तो शीट 2 आ जाएगी, और शीट ऐड करनी है तो प्लस के आइकन पे क्लिक करते जाएंगे और शीट इसमें ऐड हो जाएंगी। ठीक है। अब अगला आता है हमारा कि सेल क्या होती है। CELL। सेल। तो जब भी हम किसी वर्कबुक में कहीं पर भी हम क्लिक करते हैं और ये सर्कल जहां पर बन जाता है, सॉरी रेक्टेंगल जहां पे बन जाती है, तो इसको हम कंप्लीट को सेल बोलते हैं। ठीक है। और इस सेल का एक अपना एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस। तो एड्रेस क्या होता है, जब भी हम किसी सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो उसमें, उससे पहले में बता देते हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ अल्फाबेट्स लिखे हुए, ABCDEFGHIJK। ठीक है, ऐसे लास्ट तक ये जाते हैं। ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नंबरिंग। तो जो ये ABCD अल्फाबेट्स लिखे हैं इनको हम बोलते हैं कॉलम। और जो ये नंबर लिखे हैं, नंबर्स को हम बोलते हैं रोज। ठीक है। तो किसी भी सेल का एड्रेस आपको पता करना है तो उस सेल पर क्लिक करेंगे हम। एक तो तरीका होता है इसका, पहले उसका कॉलम देखिए क्या है। कॉलम ये डी कॉलम के अंदर आती है। फिर उसकी रो देखेंगे हम, 8 नंबर पर है, तो इसका एड्रेस हो जाएगा, सेल एड्रेस हो जाएगा D8। ठीक है। पहला तरीका तो ये होता है देखने का। दूसरा जो स्मार्ट तरीका है वो क्या है, किसी भी आप सेल पर क्लिक करेंगे तो उसका जो सेल एड्रेस है यहाँ ऊपर आ जाता है। ठीक है। आई पे है, 12 नंबर रो पे, यहाँ पर देखेंगे J16, तो ये सेल एड्रेस होता है किसी भी सेल का। ठीक है। फिर एक आता है टेबल क्या होती है, कि जो भी आपने ये डेटा एंटर किया है तो ये हम इसको मार्क कर लेंगे। तो ये पूरा डेटा जिस सर्कल बड़ी रेक्टेंगल के अंदर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं किसी भी वर्कशीट में, वर्कशीट की हम बात कर रहे हैं फिलहाल, टेबल। ठीक है। तो जब हम सारा डेटा किसी एक बड़े रेक्टेंगल के अंदर आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे टेबल। ठीक है। तो अब कुछ डेटा इसमें लिखा हुआ है, कुछ कॉलम में है कुछ रोज में है, कि ये 6 स्टूडेंट्स हैं, इनकी एज लिखी हुई है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में इनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अगर आपको ये ऐड करना पड़ जाए, कि बोलें कि आपको टोटल मार्क्स निकालने हैं अब इसके। ठीक है। इसका टोटल अगर आपको निकालना पड़े तो आप क्या करोगे कि सिंपल 87 78 69 को ऐड करके यहाँ लिखोगे, पहला तरीका। अगर कुछ भी नहीं आता है, आपको ABCD नहीं पता है वर्कशीट की। दूसरा तरीका क्या होता है, इसमें लगाते हैं हम फंक्शन। फंक्शन कैसे लगाते हैं, कैसे स्टार्ट होता है कोई भी फंक्शन या फिर कोई फॉर्मूला। तो कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होता है इज इक्वल टू के साइन। ठीक है। कि जैसे इसको हमने यहाँ पर इस तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स टोटल करके हमने लिखना है, तो हम इस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे। करना क्या है, हमें ऐड करना है। ठीक है। पहला तरीका होता है इसमें, इस सेल को सिलेक्ट करो, फिर प्लस लिखो, फिर इस सेल को सिलेक्ट करो, फिर से प्लस लिखो और इस सेल को सिलेक्ट करो और एंटर दबा देंगे, तो ये इसके टोटल मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है। पहला तरीका। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है इसमें से, आपसे दे देगा कि 3 4 फंक्शन आपको दे देगा, उसमें से पूछेगा कि कौन से इसमें से 2 फंक्शन सिमिलर है। तो पहला तरीका इसको ऐड करने का मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका क्या होता है इसको ऐड करने का, जो फंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है। अभी तो हमने हर एक सेल के ऊपर क्लिक किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इज इक्वल टू लगाया,
अब आपको इनके ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं। पहले हमने कैसे किया था, इज इक्वल टू लगाया, इसको किया और यहाँ प्लस किया, फिर इसके ऊपर क्लिक किया, फिर प्लस लगाया और फिर इसके ऊपर क्लिक किया और एंटर दबा दिया, तो इसका टोटल हो गया। ठीक है, पहला तरीका तो ये होता है इसका। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरे तरीके में आप क्या करेंगे, सिंपल आप इसके सेल एड्रेस को यहाँ पर लिखिए, जैसे कि D2 है प्लस D3 प्लस D4, ये लिखेंगे और एंटर कर देंगे। ठीक है, ये डी वाले हो गए, डी वाला नहीं करेंगे हम इसमें, हमें करना था D2, E2 और F2, इनका हमें टोटल करना था। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका हो गया है इसको ऐड करने का। तीसरा क्या तरीका है, इज इक्वल टू लगाएंगे, सम ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, सम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, और अब इन तीनों, इज इक्वल टू लगाया, सम फॉर्मूला लगाएंगे, हमें सम करना है इसका, जो स्मॉल ब्रैकेट आती है उसको हम सिलेक्ट करेंगे इसमें और तीनों को ऐसे ड्रैग कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे, तो ये इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, और क्या तरीका होता है इसका टोटल करने का, कि जहां से जहां तक आपको टोटल करना है। अब मुझे करना है D2 से लेके, क्योंकि D2 है इसका सेल एड्रेस, और F2 तक इसका टोटल करना है। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, इज इक्वल टू आप लगाएंगे, सम ब्रैकेट स्टार्ट, पहला नंबर आपको डालना है। ठीक है, कि जैसे मान लिया इसमें है D2, कोमा भी लगा सकते हैं इसमें, कि कोमा, ये एक और तरीका है इसका, E2 और कोमा F2। यानी कि जितनी सेल्स का आपको यहाँ पर ऐड करना है, तो इसमें हम कॉमा लगा के सबकी वैल्यूज लिख देंगे और इसको एंटर दबा देंगे, तो ये टोटल आपका हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे आसान तरीका है इसका, अब ये तो चार पांच ही हैं, तीन कॉलम्स को आप ऐड कर रहे हैं, मान लिया हजारों में हो, 500 में हो, तब कैसे करेंगे। तो जो पहले वाली सेल है, पहले वाली सेल है आपकी D2, और जो लास्ट वाली सेल, लास्ट वाली है F2, इसका हम यूज करेंगे और सम फॉर्मूला इसमें लगा देंगे। सम ब्रैकेट स्टार्ट, पहले वाली है आपकी D2 और कॉलॉन्स बीच में लगाएंगे और F2 ब्रैकेट लगाएंगे और एंटर दबा दें। अब कितने ही मल्टीपल्स, अब मान लिया इसका हमें करना होता, पहली सेल हो जाएगी आपके पास D2 और लास्ट हो जाएगी D6, तो इसमें कैसे ऑपरेशन लगा देंगे हम, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट D2 कॉलॉन्स और लास्ट में है हमारा D6, ब्रैकेट क्लोज और एंटर हम दबा देंगे, तो ये इसका यहाँ पर टोटल आ गया। ठीक है, तो ये कितनी भी आप कैलकुलेशन इसमें कर सकते हो। और ये जो हमने कॉलॉन्स लगा के लिखा है यहाँ पर, जो भी फॉर्मूला आपको देखना है कि इस सेल के ऊपर कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर आ जाता है वो, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ था, ये लगा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला लगाने का तरीका। अब एक चीज आती है इसमें, शिफ्टिंग एंड ड्रैगिंग ऑफ ए सेल। क्या होती है शिफ्टिंग और क्या होती है ड्रैगिंग। शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट करना, कि जैसे मान लिया ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर गलत लिख दी, तो जब भी आप इसके नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर ये चार डायरेक्शन का आपको दिख जाएगा, और इसको ले जाके कहीं पर भी आप प्लेस कर देंगे, मान लिया यहाँ मैं प्लेस कर दूं इसको, तो यहाँ ये वैल्यू क्या हो जाएगी,
शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है कि जब तक इसके ऊपर ये एरो नहीं आ जाता, ठीक है, ये है तब भी नहीं होगी शिफ्ट। ठीक है, ये है तब भी नहीं होगी। जब तक ये अलग अलग कंप्यूटर्स में होता है ये, ठीक है, अलग अलग सेटिंग होती है। किसी में हैंड का साइन यहाँ पर आ जाता है बन के। तो आप जब तक ये साइन नहीं आता तब तक आप माउस का क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपको ये सेल लेके जानी है वहां पर इसकी वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है शिफ्टिंग। अब आता है हमारा ड्रैगिंग। ड्रैगिंग क्या होती है? अब आप सोचते हैं कि 500 से 1000 वैल्यू स्टूडेंट्स का डेटा था ये, हमें हर बार अलग अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सब में यहाँ फॉर्मूला हमें टाइप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं। ठीक है, एक में आपने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद क्या करेंगे, जो ये आपको नीचे एक स्क्वायर दिख रहा है इसके कॉर्नर में बिल्कुल, जब तक यहाँ पर ऐसा प्लस का साइन नहीं आ जाता, जब तक ये फंक्शन काम नहीं करेगा ड्रैगिंग वाला। जब ऐसा साइन आ जाता है, ऐसा साइन हो तब भी नहीं करेगा। ऐसा साइन जब आ जाएगा तो आप इसको नीचे ड्रैग कर देंगे जहां तक आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और यहाँ पर लाकर माउस को जो बटन है उसको छोड़ देंगे, तो ये सारा जो फॉर्मूला है ये नीचे तक कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और जो इसमें फॉर्मूला था, इसमें था D2 से F2 तक जो रेंज दी हुई थी। फिर इसके बाद नीचे वाला देखेंगे तो D2 F2 नहीं मिलेगा आपको, नीचे वाला मिलेगा D3 और F3। वो इसने वर्कशीट ने, क्योंकि ये स्मार्ट तरीका है, तो ये खुद से ये आइडिया लगा लेती है कि आप कैलकुलेशन किसको ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसने हर एक सेल का जो फॉर्मूला है उसको चेंज कर दिया। D4 F4, D5 F5 और D6 F6। तो ये होते हैं सम के फॉर्मूला लगाने के तरीके। ठीक है, और जो ये हमने किया है कि एक सेल में हमने फॉर्मूला किया था और उसी को हमने नीचे ड्रैग कर दिया और सब में वो फॉर्मूला कॉपी हो गया ऑटोमेटिक, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। किसने रिलेट कर लिया, जो आपने एक जगह फॉर्मूला लगाया कि आप वही फॉर्मूला हर एक सेल के ऊपर लगाना चाह रहे हैं, तो इसने उसको रिलेट करके और वही उसी का रेफरेंस लेके उस सेल का बाकी जगह उस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो लेकिन कई बार ये होता है कि हमने एक जगह जो फॉर्मूला लगाया वो हमें दूसरी जगह यूज नहीं करना था। ठीक है, कि जैसे मान लिया फीस यहाँ पर लगा लो कि इसकी 100 रुपए थी। ठीक है, और इसमें थी मान लिया 200, किसने 100 रुपये जमा करवा रखे, इसने 200 रुपये जमा करवा रखे। तो ये जो वैल्यू लिखी है मान लिया डॉलर्स में है। ठीक है, और $1 की मान लिया जो आज वैल्यू चल रही है वो चल रही है 80 रुपये। अब मुझे ये जो वैल्यू है, ये जो $100 है, इसको रुपीज में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो इज इक्वल टू, किसको मल्टीप्लाई करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो कीबोर्ड में होता नहीं है, तो Shift+8 अगर आप प्रेस करेंगे तो ऐसा स्टार बन जाएगा जिसका मल्टीप्लाई में हम यूज करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? इस सेल से, क्योंकि यहाँ पर हमने एक जो डॉलर है उसकी रुपीज में वैल्यू लिखी है। तो इसको हम लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? रुपीज में वैल्यू आ गई है इसकी। ठीक है, और अब हम चाहें कि इसको नीचे ड्रैग कर दें तो 0 0 वैल्यू आ गई। अब ये फॉर्मूला जो है पहली वाला, ये हर जगह कॉपी नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि आपको 200 से मल्टीप्लाई करनी थी 80 की। ठीक है, यहाँ मान लो था 150, ये है 135, और यहाँ मान लो 112। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब ये 0 0 वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो फॉर्मूला आपने लगाया कि H2 की आपने मल्टीप्लाई करनी है J1 के साथ, इसने क्या किया कि जो अगले वाले की मल्टीप्लाई करी, H3 की जो मल्टीप्लाई करी वो किसके साथ कर दी? J2 के साथ। इसने J1 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करी थी इसकी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया? चेंज हो गई वैल्यू।
ठीक है। तो अब इस चीज से बचने के लिए कि फॉर्मूला हमारा जो है वो सेम ही रहे, उसमें क्या करते हैं हम, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का यूज करते हैं। और वो कैसे करेंगे, यहां पर हम फॉर्मूले में चेंज करेंगे। और क्या चेंज करेंगे, यहां पर हमने किया है H2 की मल्टीप्लाई किसके साथ है, J1 के साथ। ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला हम लगाएंगे, इज इक्वल टू H2 सेम मल्टीप्लाई किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, J के साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन इसके बीच में हम क्या साइन लगाएंगे, डॉलर का। और लास्ट में भी डॉलर का साइन लगा दें। क्या वार्निंग दिखाई है इसमें, ये पढ़ लेते हैं एक बार। ये लगाया आपने और एंटर कर दिया, पढ़ो एक बार क्या वार्निंग आती है। इसमें अगर आपने गलत फॉर्मूला लगाया है तो इसमें इस तरह से वार्निंग आपको दिखा देगा कि आपने क्या फॉर्मूले में क्या मिस्टेक की। तो इसमें हमने क्या मिस्टेक की है, जो डॉलर का साइन है वो पहले लगेगा, जे से पहले और जे से बाद। ठीक है। अब इसको हम एंटर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सबको क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है? अब इसने 200 की मल्टीप्लाई कर दी, 80 के साथ 150 की भी कर दी, 135 की भी कर दी, और 112 की भी कर दी। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको सब कुछ इसमें। अब हम जाते हैं अपने, हाँ एक चीज और रह गई इसमें, कि मान लिया जो इसमें कंटेंट है वो आपको शीट 2 के ऊपर वही, या फिर शीट 3 के ऊपर वही कंटेंट आपको चाहिए जो यहाँ पर था। ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, कि मान लिया इस सेल के ऊपर आपको क्या चाहिए है, ये वाला डेटा चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, तो इज इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे, इस सेल के ऊपर जाएंगे और इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब शीट के ऊपर जाके देखेंगे तो आपको वही वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। और इसमें अगर फॉर्मूला देखेंगे तो क्या लगेगा, ये कौन सी सेल थी, I5। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है शीट 1 का आपने यूज किया है, एक्सक्लेमेशन मार्क और I5। या तो ये ऑपरेशन आप सीधा यहाँ पर लगा दें, या फिर इज इक्वल टू लगा के और उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे तो वो डाटा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक। अब हम आते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, जो जो था इसमें, कि वर्कशीट में हमने कर लिया, सेल देख लिया हमने कि सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड बाय लेटर्स, रोज आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स, ईच सेल हैज इट्स ओन नेम या फिर सेल एड्रेस बेस्ड बेस्ड ऑन इट्स कॉलम एंड रोज। और टेबल्स क्या होती हैं, कि एक्सेल टेबल्स आर कंटेनर्स फॉर योर डाटा। जितना भी आपका डेटा है और वो रेक्टेंगल जो उसको कंटेन कर ले, जो उसके अंदर सारा डेटा आ जाए, तो उसको हम टेबल बोलते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें देख चुके हैं हम। फॉर्मूला मैंने बता दिया है, फॉर्मूला आर डिफाइंड एज ए स्टेटमेंट रिटन बाय एनी यूजर। जैसे कि आप यूजर हैं तो आप उस स्टेटमेंट को लिखेंगे जो हमने इज इक्वल टू करके या फिर जो भी लगाया है। ठीक है। आइदर सिंपल सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। इट स्टार्ट्स विद किसके साथ स्टार्ट होती है, इज इक्वल टू के साइन के साथ। फॉर एग्जाम्पल एडिंग विद वैल्यू एंड सेल एड्रेस फ्रॉम अनदर शीट। ठीक है। कुछ भी आपको करना है तो इज इक्वल टू लगा के ही वो स्टार्ट। फंक्शन बता दिया मैंने, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ फॉर्मूला विच इज प्री डिफाइंड। ठीक है। पहले से प्री डिफाइंड है ये फंक्शन, अपने पास से आप कुछ भी नहीं लगा सकते। ठीक है। वो मैंने वार्निंग एक आपको गलत फॉर्मूला लगा के भी दिखाया। जैसे ही आप अपनी तरफ से कोई नया फॉर्मूला लगाना चाहेंगे तो उसमें वार्निंग दिखा देगा कि आप ये फॉर्मूला यूज
नहीं कर सकते। जो पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज हैं वही आप यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो स्टार्ट्स विद इज इक्वल टू साइन, ठीक है, चाहे वो सम फंक्शन हो या फिर कुछ भी हो। सेल रेफरेंसिंग मैंने आपको बता दिया, रिलेटिव सेल रेफरेंस जिसमें ड्रैगिंग बता दिया कि रिलेटिव सेल रेफरेंस कौन सा होगा, इज ए रेफरेंस टू ए सेल दैट इज रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ द फॉर्मूला, कि जहां पर आपने जिस पोजीशन पे आपने वो फॉर्मूला लगाया है उसी का रेफरेंस लेके बाकी सेल्स में वो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट में क्या हो जाएगा कि फिक्स्ड सेल के ऊपर ये यूज होता है, ठीक है, विच मीन्स इट विल नॉट अल्टर व्हेन यू कॉपी और मूव ए फॉर्मूला, ठीक है। अगर मान लो एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल रेफरेंस आपने यूज कर लिया तो जो एक फिक्स सेल के आपने ऊपर वो फॉर्मूला लगाया है वो अल्टर नहीं होगा जब आप उसको कॉपी या मूव करेंगे, ठीक है। तो क्रिएट एन एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज डॉलर साइन, जो मैंने डॉलर का साइन आपको यूज करके दिखा दिया है। तो जो भी सेल है, मान लिया A1 पे आपको लगाना था, तो ए से पहले डॉलर का साइन लगेगा और 1 से पहले डॉलर का साइन लग जाएगा। तो इस एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में ये चीज यूज हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया शिफ्टिंग एंड ड्रैगिंग एक सेल। शिफ्टिंग अलाउज you to move data around your worksheet without losing any important information, कि जो जिस सेल पे इंफॉर्मेशन हो अगर आप उसको शिफ्ट करना चाहेंगे तो वो एज इट इज वहां पर कॉपी हो जाएगी, ठीक है, उसमें कुछ भी डेटा लूज नहीं होगा। ड्रैगिंग क्या होती है? ड्रैगिंग में कॉपी होता है डेटा एंड एक्सटेंड्स दी फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूला है वो कॉपी होके एक्सटेंड हो जाएगा हर एक सेल के ऊपर, या फिर जो भी फंक्शन आपने लगाया है वो भी एक्सटेंड हो जाएगा विद रिलेटिव सेल रेफरेंस, रिलेटिव के साथ, ठीक है, एब्सोल्यूट के साथ नहीं होगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दिया था, ठीक है। इसके बाद समय कितना हो गया? चलिए समय हो गया है आपका, ठीक है, छोटा सा और बचा है इसका, वो हम कल देख लेंगे। इफ फंक्शन इसके बाद आता है कि आपको अगर इफ फंक्शन इसमें लगाना है तो वो आप कैसे लगाएंगे, एंड फंक्शन कैसे लगाएंगे, और फंक्शन कैसे लगाएंगे, सम का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और इसके एक्ट हैं और फिर नंबर सिस्टम है। इतना आपका बचा है आईसीटी। तो इतना ही रखेंगे हम आज का, ठीक है।